आपने इसका ध्यान रखना है। फेक प्रोसेस से बच के रहना है, ठीक है। फेक प्रोसेसेस है मार्केट में जिसमें डमी कंपनीज के सारे परमिट्स बन रहे हैं और वहां पर लोग जा रहे हैं। वीजा तो रिफ्यूज होता ही है, उनकी खुद की प्रोफाइल भी ब्लैकलिस्ट हो जाती है और फ्यूचर में भी उनके रास्ते बंद हो जाते हैं। एवेट्स एंड ईपोस को समझे बगैर कोई फायदा नहीं है वीजा अप्लाई करने का, इनको समझना होगा। आप सभी का स्वागत है। अगर आप आयरलैंड जाना चाहते हैं या आयरलैंड का वर्क वीजा लेना चाहते हैं, आयरलैंड में जॉब लेना चाहते हैं, परमिट लेना चाहते हैं, वर्क परमिट लेना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए आयरलैंड में माइग्रेट होना चाहते हैं या परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में सारे इंफॉर्मेशन, सभी क्वेश्चंस के आपको बहुत ही सरल भाषा में सबके आंसर्स मिलेंगे। तो मेरा नाम है यशदीप मलिक और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये सारी जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इन सब के आंसर्स तो आपको मिलेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, अच्छे से देखने के बाद, आपको दोबारा कहीं पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी आप दोबारा चाहें तो फटाफट आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। और भी इसमें आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आप खुद कैसे करेंगे ये तो जानेंगे ही, बल्कि अगर किसी और कंसल्टेंट या किसी और इमिग्रेशन फर्म के थ्रू अगर आप अपना काम करवा रहे हैं तो भी आपको पता रहेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसा चलता है या कैसा चल रहा है। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बस ये प्राइम मोटिव है मेरा कहने का कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि देखिए आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत लोगों के काम नहीं बन पाए हैं। ओके, वीजा रिफ्यूज तक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% हर एक को वीजा मिलता है, वो नहीं है, लेकिन अगर हम पूरी जानकारी के साथ अच्छे से होमवर्क करके बहुत ही रोबस्ट फाइल बना के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना के अगर हम वीजा अप्लाई करते हैं तो वीजा मिलने की प्रोबेबिलिटी किसी भी आम फाइल के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। ये बात तो आप भी मानेंगे, स्वीकारेंगे, राइट। तो हम इस छोटी सी वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा आयरलैंड का वर्क वीजा होता क्या है। एक ऐसा वीजा जो आपको काम करने के लिए परमिशन देता है, राइट। वीजा का मतलब होता है कि आप एक तरह से एक वेडिंग इनविटेशन, कि आप हमारी शादी में आ सकते हैं। ये इस तरह का वेडिंग इनविटेशन है जिसे आप जाके क्रैश नहीं कर सकते कि कोई भी अंदर चले गए और घूम फिर के खा पी के वापस आ गए, नहीं। यानी एक ऐसा वेडिंग इनविटेशन जहां पे बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं, आप दिखाते हैं जी मैं इनवाइटेड हूँ, वो अपनी लिस्ट चेक करते हैं, हाँ जी आप इनवाइटेड है, मोस्ट वेलकम, जैसे वीआईपी वेडिंग्स में होता है, राइट। तो वीजा भी कुछ कुछ ऐसा ही है, एक ऐसी परमिशन है जिसे आप दिखा के ही उनके देश में जा सकते हैं। वो परमिशन एडवांस में लेनी पड़ती है। अब टूरिस्ट वीजा, फैमिली वीजा, बिजनेस वीजा, स्टडी वीजा, स्पाउस वीजा, आपने दुनिया भर की ऐसी कैटेगरीज के बारे में सुना होगा। उनमें से ही एक ऐसी कैटेगरी होती है वर्क वीजा। यानी मैं आपके देश आयरलैंड में आना चाहता हूं और वहां पे काम करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आपके वीजा की रिक्वायरमेंट है। उस वीजा को हम वर्क वीजा कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब इस वर्क वीजा को ले कैसे, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1 हो गया कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, सबसे प्राइमरी फैक्टर। भाई मैं आपके देश में आके काम करना चाहता हूँ, कहेंगे ठीक है आप आइए, बताइए कहाँ काम करने वाले हैं, और मेरे पास कोई जॉब एप्लीकेशन ही नहीं है, तो फिर बात कैसे बनेगी। तो जॉब एप्लीकेशन होना सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। अब यही सबसे टफ रिक्वायरमेंट है कि जॉब मिले तो मिले कैसे, उसके ऊपर आएंगे हम, उस पर अभी बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कैसे ले सकते हैं, लेकिन पहले पूरे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हो गया आपके पास जॉब होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 हो गया, जब जॉब होती है तो उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेटर उस कंपनी का जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने आपको हायर किया हुआ है और आपकी ये स्किल्स हैं, ये प्रोफाइल रहेगी उस कंपनी में, इसलिए आपको हायर किया है, इतनी आपकी सैलरी है, इतने टाइम के लिए आपको हायर किया गया है, XYZ, उसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं। साथ में आपका रिज्यूमे भी उसमें अटैच होता है बाय डिफॉल्ट, और आपकी तरफ से एक कवर लेटर या SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपके जाने का पर्पस क्या है वो, या फिर एक कवर लेटर जिसे साफ भाषा में कहें, सरल भाषा में कहें तो कवर लेटर, राइट। ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप है ये समझना कि हमने कौन सी कैटेगरी में जॉब ली है। अब वर्क वीजा, जैसे वीजा की कैटेगरीज है ना, तो वीजा की कैटेगरी में से एक कैटेगरी वर्क वीजा होगी। अब वर्क वीजा की भी अलग अलग सब 8-9 कैटेगरीज हैं। देयर आर 8 to 9 सब कैटेगरीज अंडर वर्क वीजा ऑफ आयरलैंड। आप जानते हैं अलग अलग कैटेगरीज है दुनिया भर की। जैसे एक है जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट कैटेगरी, यानी आप नॉर्मल तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, जी मेरी नॉर्मल सी एजुकेशन है, नॉर्मल सी जॉब कर रहा हूँ, एक तो ये हो गई। एक हो गई सेकंड हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट, यानी मैं बहुत स्किल्ड हूँ,
यानी मैं क्लास 1 ऑफिसर जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं हाईली स्किल्ड को, अब वहाँ पे समझ लीजिए मैं जी व्हाइट कॉलर जॉब पे आ रहा हूँ, मैं कोई इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कोई प्रोग्रामर हूँ, डाटा साइंटिस्ट हूँ, या कोई सर्जन हूँ, कोई डॉक्टर हूँ, कोई डेंटिस्ट हूँ, राइट। ये आ गई आपकी जो हाई प्रोफाइल जॉब्स होगी। या फिर मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सो एंड सो कंपनी में, या कोई बहुत ही बड़ी कंपनी में मैं काफी सीनियर पोजीशन पे हूँ, कोई सुपरवाइजर हूँ, और या फिर कोई बहुत ही हाईली स्किल्ड सेल्स पर्सन हूँ। कहने का मतलब आप समझ गए, राइट। यानी हाईली स्किल्ड कैटेगरी, कोई भी स्किल है बट उसमें आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्टरी है, राइट। यानी हाईली स्किल्ड, लो स्किल्ड नहीं, हाईली स्किल्ड। अगर हम हाईली स्किल्ड में जाते हैं तो उसके काफी सारे जो भी हम रूल्स डिस्कस करने वाले हैं वो हाईली स्किल्ड में आते भी नहीं है, अभी आप जानेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 आ जाता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर क्या होता है? सुना सुना लग रहा है, राइट। यानी एक कंपनी जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, उसकी एक ब्रांच आयरलैंड में भी, उसने अपनी एक ब्रांच में आपको ट्रांसफर कर दिया। ये वीजा कैटेगरी का सबसे सिंपल वीजा होता है जो हमें पता है, सबसे कम डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। ऑल यू नीड इज अ गुड प्रोफाइल ऑफ द कंपनी जो आपको हायर करके बैठी है, बस दैट्स ऑल। उनकी प्रोफाइल ठीक है ना, तो इसमें वीजा आना ऑलमोस्ट तय होता है। यानी आपकी कोई कंपनी जो इंडिया में है, अच्छी कंपनी है, एक एमएनसी है, उनकी एक यूनिट है जो डबलिन में है या आयरलैंड के किसी और रीजन में है, वो यहां से इंडिया से आपको ट्रांसफर कर रहे हैं आयरलैंड में। उन्हीं के सारे स्पॉन्सरशिप पेपर, ट्रांसफर पेपर, अटरम शटरम सब उन्हीं का ही लगता है। इसमें आपको कम से कम मेहनत करने की जरूरत है, सारा काम उनके थ्रू ही होता है। यूजुअली उनको कंसल्टेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है, उनको कहीं से भी मिल जाएगा। वो डायरेक्ट भी अप्लाई करेंगे एवेट्स के थ्रू, तो वहीं से उनका काम हो जाएगा। नंबर 4 हो गया डिपेंडेंट या स्पाउस वर्क परमिट। नाम से पता चल रहा है कोई डिपेंडेंट है, स्पाउस है, यानी कोई पर्सन वहां पे रहता है आयरलैंड में, उसके पास वहां का पीआर लगा लीजिए, वीजा लॉन्ग टर्म वर्क परमिट पे है, अब अपने स्पाउस को बुला रहा है और उसके लिए भी उसने जॉब ले ली है और वो डिपेंडेंट पे बुला रहा है और वो कह रहा है एज अ डिपेंडेंट यहाँ पर आ रहे हैं बट यहाँ पर आके भी ये भी जॉब करने वाले हैं, तो उसको भी हम ये आप इस तरीके से ले सकते हैं। यूजुअल केसेस में जरूरी नहीं है कि इसमें एडवांस में ही जॉब हो, इसमें वहां पर जाके भी जॉब ली जा सकती है, लेकिन अगर एडवांस में जॉब दिखाई जाए तो वीजा के चांसेस मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं। डिपेंडेंट और स्पाउस वीजा में रिफ्यूजल रेट काफी हाई है, क्योंकि यहाँ पे आयरलैंड थोड़ा सा सख्त है। आयरलैंड कहता है कि अगर आप एक्चुअल में फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो अपने पार्टनर को बुलाइए, अदरवाइज मत बुलाइए। और बेहतर होगा कि आपके पार्टनर जो है उनके पास ऑलरेडी कोई प्री सिलेक्टेड जॉब है, कोई पहले से ही है जहां पर वो शॉर्टलिस्ट होकर बैठे हैं या फिर सिलेक्ट होकर बैठे हैं, तो उनके पेपर साथ में अटैच करें, तो उससे और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी मैं तो कमा ही रहा हूं, मेरे आने वाला पार्टनर भी कमा रहा है, वो वाली बात हो गई। आमतौर में इस पे ज्यादातर लोग आने के बाद ही जॉब ढूंढना पसंद करते हैं। उस केस में हमें बस ये ध्यान रखना है जो पर्सन ऑलरेडी आयरलैंड में, उसकी जॉब अच्छी हो, उसकी सैलरी अच्छी हो, ताकि उसके स्पाउस को, उसके पार्टनर को या उसके डिपेंडेंट को वीजा आसानी से मिल सके। नेक्स्ट है इंटर्नशिप एम्प्लॉयमेंट परमिट। इंटर्नशिप एम्प्लॉयमेंट परमिट जैसे नाम से पता चलता है, आपने इंडिया में कोई बहुत अच्छी जगह से क्वालिफिकेशन पूरी करी है और वो एज एन इंटर्न आपको भेज रहे हैं आयरलैंड में। ऐसा रेयर केसेस में होता है और उन लोगों को भी कंसल्टेंट की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे केस में डायरेक्ट वो एवेट्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं। 6th है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जैसे नाम से पता चल रहा है। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एम्प्लॉयमेंट परमिट, क्या मतलब होता है इसका? सपोज करें आप आयरलैंड में हैं, आप आयरलैंड में हैं, आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री है, राइट। अब आप कह रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री में मेरे पास टीम है बट यार ये बहुत अच्छे से सफिशिएंट या एफिशिएंट नहीं है, मेरे पास स्टाफ है, मुझे स्टाफ नहीं चाहिए बट मुझे चाहिए कोई आके इनको ट्रेन कर सके। अब इंडिया में सो एंड सो कंपनी है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, तो क्यों ना मैं उनके ट्रेनर्स को यहाँ पे आयरलैंड में बुला लूं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए जो भी है, और यहाँ पर आके वो मेरी टीम को ट्रेनिंग दे दें। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एम्प्लॉयमेंट परमिट। यानी मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सर्विस के, उनकी सर्विस खरीदने के लिए, उनकी सर्विस हायर करने के लिए मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बेसिस पे वो लोग इंडिया में अपना वीजा लगा के यहाँ पे आयरलैंड में मेरी टीम को ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट आ गया एक्सचेंज एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट परमिट। एक्सचेंज जिसमें स्टाफ का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जैसे बड़ी बड़ी MNCs आपस में ये प्रोग्राम करती हैं, उसमें भी उनको कंसल्टेंट की खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। नेक्स्ट हो गया रीएक्टिवेशन एम्प्लॉयमेंट परमिट। रीएक्टिवेशन यानी दोबारा से एक्टिवेट करना अपने एम्प्लॉयमेंट परमिट को, यानी मेरा परमिट एक्सपायर होने वाला, उसको दोबारा से मैं रीएक्टिवेट कर रहा हूँ या रिन्यू करवा रहा हूँ। मोटा मोटा ये समझ लीजिए, ये आसान सा है, ये आसानी से हो जाता है। इसमें आयरलैंड में होना चाहिए आपका बस बैकग्राउंड, आपका स्कोर, आपका टैक्स रिकॉर्ड, आपका सारा कुछ मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आती और आप इसको वहां पे जाके रिन्यू इजीली अपने परमिट को करवा पाते हैं। लास्ट 9th है वर्किंग हॉलिडे एम्प्लॉयमेंट परमिट। अब इसमें इंडियन नेशनल्स एलिजिबल ही नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली होता है ऑस्ट्रेलियंस, जापानीज, न्यूजीलैंडर्स या अमेरिकन के लिए, थोड़ा हांगकांग वगैरह। तो इन लोगों को अलाउड है कि आप आइए हमारे देश में, अगर आप घूमने फिरने 2-3 महीने के लिए आ रहे हैं तो 2-3 महीने के लिए आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। इसका ये मोटा मोटा मतलब है, इसमें इंडियंस एलिजिबल ही नहीं है। इंडियंस क्या,
पूरी दुनिया एलिजिबल नहीं है, सिलेक्टेड 5-7 देश हैं बस, वही है। तो ये वो सारी कैटेगरीज हैं। अब इसमें कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है? जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट, सिंपल सा है, नॉर्मल सा बंदा हूं, नॉर्मल सी जॉब चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो पहली रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मुझे आयरलैंड में जॉब चाहिए। अब आयरलैंड में जॉब कैसे मिले? आयरलैंड में जॉब के बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे ऑथेंटिक कंसल्टेंट्स हैं। देखिए, इट्स अ स्किल, इट्स एन आर्ट टू टेक अ जॉब इन आयरलैंड। आप ऐसे ही नहीं जॉब ले सकते जैसे बाकी यूरोप में हम लोग कहते हैं ना, आप जाइए ऑनलाइन प्रोफाइल बनाइए, अप्लाई करिए। बहुत लोग कर चुके हैं, रिजल्ट नहीं आता। इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव हम एक एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे कि कैसे करना है। बट फॉर द टाइम बिंग आपकी स्क्रीन पे जो कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग, जस्ट फॉर द रेफरेंस, आप जाके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब्स कॉर्नर्स के लिए दी जाती है, ठीक है। ये तो हम जानेंगे जॉब लेनी कैसे है, ऐसे तरीके से जिससे हमें मिल जाए बस, राइट, बहुत अच्छे तरीके से, हमारा सक्सेस रेट सुपर हाई रहे, वो अलग वीडियो पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है। अब जब जॉब मिल जाती है उसके बाद क्या करना है? जॉब मिल गई, अब जॉब मिलने के बाद आपको ध्यान रखना होगा जिस भी कंपनी ने आपको हायर किया है उसने लेबर मार्केट नीड्स का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर कर रखा हो। यानी वहां की जो लेबर मार्केट है, वहां पे जो नीड है उनकी, उसके लिए एक टेस्ट होता है, राइट। वो कंपनी है जो अपनी तरफ से करके देती है आपके लिए, सारी फॉर्मेलिटी वो कंपनी करके देती है। अगर आप हाईली स्किल्ड में हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है, या फिर आपकी सैलरी अगर 80,000 यूरो से ज्यादा है जिसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, तो भी आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी दुनिया को, यानी हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ही करवा के देती है। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि आपका जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो 30,000 यूरो से कम नहीं होना चाहिए। काफी सारे लोगों ने कहा 24,000 यूरो, 25,000 यूरो भी एक्सेप्टेबल होता है। देखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस हिसाब से तो 30,000 यूरो है। कुछ सर्टेन कंडीशंस को अगर दिखाएं कि भी कहीं पर रेजिडेंस कंपनी की तरफ से फुल टाइम मिलता है और टैक्सेस भी कंपनी पे कर रही है, हो सकता है कुछ रेयर कैटेगरीज में एग्जेम्पशन मिल जाए। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है, जो हमारे लॉयर्स बताते हैं, वो ये कहते हैं कि 30,000 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे कि आपका सक्सेस रेट अच्छा रहे वीजा का। और ट्रस्ट मी, 30,000 यूरो का कोई ज्यादा मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आयरलैंड में मिल जाता है। इसके बाद है कि जिस भी कंपनी ने आपको हायर किया है, अब आयरलैंड में एक रूल है जिसमें वो ये नहीं चाहते कि हर कोई बाहर से बंदे को बुला ले, हमारे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ना फैले, यहाँ पर बेरोजगारी ना फैले। तो उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है, अगर आप किसी भी फॉरेनर को हायर कर रहे हो तो आपके पास पहले से 50% जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के, शेंगन के या फिर स्विट्जरलैंड के बाशिंदे होने चाहिए, इनके रेजिडेंट होने चाहिए। ये उन्होंने रूल बनाया हुआ है और ये बिल्कुल सही रूल है देखा जाए तो। नहीं तो उनके देश के सारे लोगों में बेरोजगारी फैल सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल सकती है। तो उन्होंने अपने एरिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये रूल बनाया हुआ है। आमतौर पे ये बड़ा इजी रूल है, सुनने में जितना टेक्निकल और मुश्किल लग रहा है ना, इतना है नहीं, बड़ा आसान होता है। सभी कंपनीज के पास 50% उनके खुद के लोकल स्टाफ ही होते हैं। तो बस ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपको एम्प्लॉय कर रहा है उसके पास भी ये कंडीशन मेट हो। अब जो कंपनी आपको बुला रही है वो कंपनी प्रॉपरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नेचुरल सी बात है। इंडिया में भी जो भी कंपनी है किसी को हायर करती है, किसी फॉरेनर को खासतौर से हायर करती है, तो उसके पास भी प्रॉपर लाइसेंस परमिट्स होने चाहिए किसी को भी हायर करने के लिए। यहाँ पर भी अगर आपको कोई हायर करता है तो वो कंपनी के पास भी ऐसे लाइसेंस परमिट्स होने चाहिए। अब किसके लाइसेंस, किसके परमिट? रेवेन्यू कमिश्नर का अप्रूवल हो उसके पास, जो वहाँ पे रेवेन्यू कमिश्नर होते हैं उनके अप्रूवल भी चल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद है फ्रेंडली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, या ये हो उनके पास, या फिर उनके पास कोई ऐसा ट्रेड लाइसेंस हो जो उनकी गवर्नमेंट ने उनको इशू करके दिया हुआ हो, जिसके बेसिस पे वो एक फॉरेनर को हायर कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, जिस कंपनी ने आपको हायर करा ना, वो सारी कंडीशन वो पहले से ही मीट कर चुकी होती है, नहीं तो वो ऐड ही नहीं डालेंगे, इतना पैसा ही क्यों लगाएंगे। अगर वो आपको हायर कर रही है तो नेचुरली उन्होंने ये चीज पूरी करी होगी। बट फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डमी कंपनीज होती हैं, आपने इसका ध्यान रखना है। फेक प्रोसेस से बच के रहना है, ठीक है। फेक प्रोसेसेस है मार्केट में जिसमें डमी कंपनीज के सारे परमिट्स बन रहे हैं और वहां पर लोग जा रहे हैं, वीजा तो रिफ्यूज होता ही है, उनकी खुद की प्रोफाइल भी ब्लैकलिस्ट हो जाती है और फ्यूचर में भी उनके रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके बाद है लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आईडीए। अब आईडीए क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ आयरलैंड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मोटा मोटा इसको याद रखिए, जो आयरलैंड के अंदर होती है, उसकी तरफ से एक लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है। ये भी आपकी कंपनी के पास नेचुरली मिल जाएगा। अगर आपकी जॉब किसी फैक्ट्री में लगती है, किसी कंपनी में लग रही है, किसी पैकेजिंग यूनिट्स में लग रही है, जहां पर भी मशीनरी का थोड़ा सा टेक्निकल काम है वहां पे लग रही है, या किसी वेयर हाउस में लग रही है, तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपके पास आईडी का अप्रूवल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल होना चाहिए, या फिर एंटरप्राइज आयरलैंड का होना चाहिए। एंटरप्राइज आयरलैंड भी सिमिलर बॉडी है जो आईडीए की तरह काम करती है, दोनों में से किसी एक का अप्रूवल होना चाहिए। बट
ये हर एक में नहीं चाहिए होता। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये जो कंपनी आपको हायर कर रही है, आपको ध्यान रखना है, ये पूछना है कि भाई आईडीए का लेटर तो नहीं चाहिए, एंटरप्राइज एयरलाइन का लेटर तो नहीं चाहिए। अगर है तो प्लीज जस्ट मेक श्योर, क्योंकि मैंने यहाँ वीजा लगाना है, अगर आप भूल गए हाँ चाहिए और आप ही ने नहीं दिया तो मेरे को आपकी एम्बेसी वीजा नहीं देगी। तो प्लीज जस्ट रिकन्फर्म विद योरसेल्फ, अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म करें कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे क्या आईडीए, क्या एंटरप्राइज एयरलाइन का लेटर चाहिए कि नहीं। उनको पता होता है, बट फिर भी आपके एक तरफ से अगर आप ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं तो एक ये वाला पॉइंट भी हमारा एड्रेस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ईपोस एंड एवेट्स का। ईपोस और एवेट्स आपको समझना होगा। ईपोस का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट परमिट ऑनलाइन सिस्टम। जब आप परमिट निकालते हैं तो ईपोस में जाके भी परमिट आप निकलवा सकते हैं। एवेट्स मतलब क्या है? जो आप आयरलैंड का वीजा लगाते हैं उसका पूरा प्रोसेस। ईपोस तो हो गया एम्प्लॉयमेंट परमिट का प्रोसेस, एवेट्स हो गया पूरे वीजा का प्रोसेस। यानी अगर मुझे वीजा लगाना है, मैं एवेट्स में जाऊंगा, अपना लॉगिन आईडी वगैरह, पासवर्ड, प्रोफाइल वगैरह बनाऊंगा, पूरा एप्लीकेशन वहीं पे डाल दूंगा। और ईपोस में मुझे क्या करना है? सिर्फ परमिट बनवाना है। ये दोनों ही प्रोसेस समझने लायक हैं। ये बड़े टेक्निकल हैं, ये आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे। और पहली बात तो है कि लोग ये बताते ही नहीं है, मैंने फिर भी आपको अच्छे से बताया है। एवेट्स एंड ईपोस को समझे बगैर कोई फायदा नहीं है वीजा अप्लाई करने का, इनको समझना होगा। तो ईपोस जैसे आप समझे एम्प्लॉयमेंट परमिट ऑनलाइन सिस्टम, और एवेट्स जैसे समझे कि जैसे मैंने बताया कि पूरा वीजा का सिस्टम। इसमें प्रोफाइल्स बनती हैं, वीजा फॉर्म वगैरह आपको एवेट्स में मिलेगा। उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके, बहुत फोकस करके आपको आंसर करना और बड़ा ऑनेस्टली आंसर करना है। उसमें पूछा जाता है आप कब आ रहे हैं, कौन सी जॉब है, आपको कौन सी डेट को अराइवल है, कब आपका एग्जिट है, कितनी ड्यूरेशन है, क्या पर्पस है आने का, अटरम शटरम सब ये सारी चीज़ें। और एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम पे ईपोस में भी सेम यही होता है। आपको वहाँ पर एक फॉर्म वगैरह फाइल करना होता है, जो उन्होंने क्वेश्चंस मांगे होते हैं आपके एम्प्लॉयर को लेके, वो सारे फिल करने होते हैं। आपको ध्यान रहे इनमें कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। अगर आपको लगता है कि आपसे मिस्टेक हो सकती है तो वहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को सेव करें। जब आप अपनी प्रोफाइल को सेव करते हैं तो आपको एक माई वर्क आईडी मिलता है ईपोस में, यूनिक माई वर्क आईडी होता है। यानी आपका आईडी, आप उस आईडी को कभी भी डाल के अपनी पुरानी एप्लीकेशन को दोबारा से रिज्यूम कर सकते हो। आपको लगता है ना मेरे से गलती ना हो जाए, रुको मैं पूछ लूँ, आप बेशक पूछिए। ये ऐसा नहीं है कि लाइव वायर वीजा फॉर्म नहीं है कि आपने एक बार मिस कर दिया तो कर ही दिया, ऐसा नहीं है, राइट। इसमें आप सेव कर सकते हो और बाद में आके कंटिन्यू भी कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे अपने एम्प्लॉयर से पूछ लिया, पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो एम्प्लॉयर से पूछिए, स्क्रीनशॉट अपने एम्प्लॉयर को भेज दीजिए, मुझे इसमें क्या फिल करना है, या ये आपके बारे में ये रजिस्ट्रेशन आईडी मांग रहा है तो प्लीज शेयर इट, व्हाटएवर इट इज, है ना। तो इसलिए इन दो में, एवेट्स में और ईपोस में, कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपने ये दोनों बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से करे तो आपकी, मान के चलिए, बहुत बड़ी जो रीजन होती है लोगों की रिफ्यूजल की, वो हट जाएगी। लोगों का रिफ्यूजल होता है किस लिए? जिनकी अच्छी प्रोफाइल होती है, सब कुछ अच्छा होता है, बैड प्रेजेंटेशन ऑफ द केस, या तो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, या क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है आंसर कुछ दिया हुआ है, या इनकम्प्लीट प्रोफाइल है, या गलत आंसर दिया हुआ है, राइट, इनअप्रोप्रिएट आंसर दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में रिफ्यूजल होते हैं। लेकिन जब आप एवेट्स और ईपोस को बड़े अच्छे से कर लेते हैं ना, तो कम से कम इनकी वजह से होने वाले रिफ्यूजल के चांसेस तो खत्म हो जाते हैं हमारी फाइल से। ओके, इसके बाद आपके एम्प्लॉयर्स के कुछ डॉक्यूमेंट और चाहिए होते हैं इसमें, जो रिलेटेड होते हैं P30 से। P30 रिटर्न होगा, P30 की रिसिप्ट होगी, जो भी होगा। P30 हो गया कि भाई जो भी आपका, जो भी कंपनी है, क्या वो इतना रेवेन्यू जनरेट करती है कि किसी फॉरेनर को हायर कर रही है वो? तो उन्होंने कितना टैक्स कलेक्शन दिया है, उनकी कितनी बैलेंस शीट रही है, उनका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके पास कितने एम्प्लॉय हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल तो मुझे भी नहीं पता, जितना मोटा मोटा मेरे को लॉयर ने बताया मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। कि कहने का मतलब यही है कि वो ये चेक किया जाता है उस कंपनी के अंदर, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तो आप एक बार पूछ लीजिए कि P30 के रिलेवेंट अप्रूवल या P30 के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ना, तो उसको भी आप अपनी फाइल में लगा लीजिए। ये था पूरा प्रोसेस, दैट्स इट। थोड़ा सा मुश्किल है, राइट, आपको लग रहा होगा, इसलिए मैंने कहा था वीडियो को सेव करें ताकि बार बार आप देख सकें। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर देते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आ गए, एवेट्स के थ्रू आ गए, या फिर आपको ईपोस के थ्रू आ गए, आपके परमिट बन के आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब आपको अपना PCC बनवाना है, अपने अकाउंट स्टेटमेंट, अपना रिज्यूमे, और जो भी आपकी जो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के प्रॉपर पेपर्स हैं वो सारे मर्ज करा के आयरलैंड एम्बेसी में आप लीजिए अपना अपॉइंटमेंट, और ये सारे डॉक्यूमेंट और सबमिट करा दीजिए। ध्यान रहे, अगर परमिट नहीं बना तो फिर आप ये अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि वीजा नहीं मिलेगा विदाउट परमिट। परमिट का सक्सेसफुली बनना जरूरी है। ये सारी चीजें होने के बाद आपको वीजा मिल जाएगा और फिर आप आयरलैंड जाएं। तो मोटा मोटा क्या है, एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस यही है। अब आपका मेन कंसर्न आ रहा होगा कि मुझे जॉब कैसे लेनी है, जो आपने शुरू में लिंक्स देखे थे। अब उन लिंक्स के ऊपर जॉब कैसे लेनी है, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक नई वीडियो में उसकी डिस्कशन करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने चांसेस को मल्टीफोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि
जस्ट मेक नो मिस्टेक कि आयरलैंड जो है रेस्ट ऑफ यूरोप की तरह काम नहीं करता है। थोड़ा सा वहां पे आपको स्मार्ट तरीके से अपनी फाइलिंग करनी होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपको आयरलैंड वर्क वीजा, आयरलैंड एम्प्लॉयमेंट परमिट्स, ई पोस्ट, एवेट्स और ये सारे प्रोसेस समझने के लिए ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर रही होगी और करेगी आगे जाके। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप आयरलैंड में वर्क वीज़ा में हमारी हेल्प चाहते हैं, क्योंकि यूजुअली राइट नाउ वी आर ओनली वर्किंग फॉर यूरोप वर्क वीज़ा, जिसमें कुछ कंट्रीज है जिसमें हम आपको असिस्टेंस दे सकते हैं। आयरलैंड में भी हमारे फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने अभी साइन करे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसकी इनरोलमेंट में भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप पहले खुद ट्राई कर लेंगे तो आप कंसल्टेशन की मोटी फीस से बच सकते हैं, अगर आपको ट्राई करें तो। क्योंकि देखिए, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो पैसा लगता है, कंपनीज का पैसा लगता है, टाइम लगता है, रेवेन्यू लगता है, मैन पावर लगता है, जिसकी आपसे वो फीस चार्ज करते हैं। अगर आपका कंसर्न है कि भाई मेरे को पैसे नहीं देने या मुझे खुद करना है, तो ये सारे प्रोसेस जो मैंने आपको समझाए हैं आप इसके थ्रू करेंगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज हम तो बैठे ही हैं, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कम से कम मलाल तो नहीं रहेगा मैंने ट्राई नहीं किया, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, फिर आप हमारे पास आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर जो भी आपका फेवरेट कंसल्टेंट है उसके पास चले जाइए। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, इंसाइटफुल, यूजफुल रही होगी। और भी जानकारी के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।